हे एवरीवन, आई एम अंकिता फ्रॉम सूर्या लॉ अकेडमी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी लीगल एप्टीट्यूड के वो एमसीक्यू जो कि ईयर 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज पेनलाइज्ड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो इसमें बेसिकली पूछा गया कि वो कौन सा सेक्शन था आईपीसी में जिसमें कि पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट प्रोवाइडेड थी। इट वाज अंडर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बीएनएस में कौन सा सेक्शन है जिसमें डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है या फिर द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है, दैट इज अंडर सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन। Next question is question number 23. Which from the following is incorrect about the abettor? A person abets the doing of a thing who instigates any person to do that thing. Option B, assist by providing weapons. Option C, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place. Option D, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. तो हमें अगर पता होगा कि अबेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड से की जा सकती है एज पर द प्रोविजन ऑफ बीएनएस, बाय इंस्टिगेटिंग द अदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, बाय वे ऑफ कंस्पिरेसी और बाय वे ऑफ द एडिंग और फैसिलिटेटिंग फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो हम इनकरेक्ट आंसर यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो इंस्टिगेशन जो है दैट इज अ मेथड ऑफ कमीशन ऑफ द अबेटमेंट। असिस्टेंस नहीं है, ये मेथड नहीं है। कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बताया कि मेथड है। अगर हम डी पार्ट की बात करें तो इंटेंशनली एडिंग जो है दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ द अबेटमेंट। तो इसमें हमने पता करना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट इज ऑप्शन बी, दैट इज असिस्ट बाय प्रोवाइडिंग वेपन। क्वेश्चन नंबर 24, ये बात करते हैं एक मैगजीन की। क्वेश्चन पूछा गया है द मैगजीन द मिनिमस नॉट क्यूरेट लेक्स मीन्स। तो ये जो है मैगजीन, इसमें आपने वर्ड देखा होगा मिनिमस, नॉन, लेक्स। लेक्स सिंपली मीन्स लो। ठीक है, मिनिमस से आप समझ सकते हो कुछ कम। तो ये मैगजीन जो है ये बात करती है कि अगर पार्टीज मूव करती है कोर्ट में विद द ट्रिफल नेचर ऑफ मैटर्स, वो मैटर्स जो कि बहुत ही छोटे तरीके के स्मॉल मैटर्स होते हैं, उसका कोई ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होता है, तो उस केसेस में जो लॉ है वो उन मैटर्स को इग्नोर करता है। जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो उन केसेस को कभी भी रिजॉल्व नहीं करेंगी। तो इस मैगजीन का जो मीनिंग है वो है ऑप्शन ए, लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन स्मॉल एंड ट्रिफलिंग मैटर्स। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ए, a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. अब ये जो है ये एक इलस्ट्रेशन है जो कि हमें मिलती है इन जनरल डिफेंसेस, जो प्रोविजन ऑफ जनरल डिफेंसेस अंडर बीएनएस, हमें ये इलस्ट्रेशन उसमें देखने को मिलती है। ये कहती है कि अगर कोई एक पर्सन, जैसे यहाँ पर डॉक्टर दिया गया है, सर्जन दिया गया है, अगर इस तरीके से कोई भी एक पर्सन गुड फेथ में, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गुड फेथ में, अगर वो कम्युनिकेट करता है टू अदर पर्सन, ठीक है, गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट अदर पर्सन, इन दैट केस ये कंसिडर किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, चाहे उसकी कम्युनिकेशन की वजह से दूसरे पर्सन को कोई हर्ट, इंजरी और कोई भी हार्म हुआ हो। तो इस केस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया गया बाय द डॉक्टर, बिकॉज इट फॉल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ जनरल डिफेंसेस। इसका ऑप्शन जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर, कि ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 26, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर। तो इन्होंने बात करी है कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर कंसिडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली हमें कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस। अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस फॉल करते हैं इन एक्सेप्शंस में, तो उन सर्कमस्टांसेस को हम कहेंगे दैट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। उनमें से एक एक्सेप्शन जो प्रोवाइडेड है इन ऑप्शंस में दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। इस बार ये है, हो सकता है जो दूसरी 5 एक्सेप्शंस हैं उनमें से कोई आ जाए, तो हमें वो सारी एक्सेप्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में।
Which from the following is incorrect that any marriage solemnized under the Hindu Marriage Act may be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party. तो इसने जो है हमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए हमें नहीं प्रोवाइडेड है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हम डिक्री ऑफ डाइवोर्स के ग्राउंड्स की बात करें तो वो प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हम उन सभी ग्राउंड्स को पढ़ेंगे तो हम इसमें से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए सेज पार्टी हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली sexual intercourse with any person other than his or her spouse. तो हाँ, it is provided as a ground for the decree of divorce under Hindu Marriage Act. पर हमें ढूंढना है incorrect part। तो ऑप्शन बी देखते हैं। Party has after the solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty. तो cruelty is also a ground of divorce। ठीक है। ऑप्शन सी says that parties has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 5 years immediately preceding the presentation of petition। तो क्या होता है कि अगर पार्टी जो है एक दूसरी पार्टी को डिजर्ट कर देती है, छोड़ देती है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट कंसेंट, तो उसको हम एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स मान सकते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो उन्होंने टर्म बताई है कि 5 ईयर क्या क्लियर डिसर्शन होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें ये टर्म बताई है 2 ईयर्स की। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन सी जो है वही आंसर है। इससे अगले ऑप्शन की बात करेंगे तो उसमें लिखा है डी हैज द पार्टी हैज सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन जो है दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 28. It shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce unless at the date of presentation of petition blank years or months has elapsed since the date of marriage। मतलब अगर पार्टीज मैरी करती है तो कौन से पीरियड तक, कितने टाइम ऑफ पीरियड तक जो है दे कैन नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर द पिटिशन ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स। तो वो पीरियड कितना होता है जितने से पहले पहले वो कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर द डिक्री ऑफ डिवोर्स। ये पीरियड है फॉर 1 ईयर। तो शादी के बाद पार्टीज को एटलीस्ट फॉर 1 ईयर उनको रुकना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिवोर्स की डिक्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस देयर आर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो म्यूचुअल कंसेंट के जो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स है देज आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली आते ही रहता है। यूनिफॉर्मिटी से ही आप समझ सकते हो कि आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। यूनिफॉर्मिटी है, 4 2 बारी है, तो ये इसका आर्टिकल है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसीलिए दीज आर नॉन इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। ठीक है, और DPSP कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? इट कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको DPSP का पार्ट और आर्टिकल्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट का आते हैं पार्ट 3 में और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आती हैं पार्ट 4A में। तो ये पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको सभी आर्टिकल्स याद होने चाहिए क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये तो बहुत बारी रिपीट होता है, तो इसको तो भूलना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। अ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम विद अ वुमन प्रोहिबिटेड बाय द रीजन ऑफ एफिनिटी शैल बी। तो रीजन ऑफ एफिनिटी होता क्या है? एफिनिटीज are those relations which are made after a marriage, like एक पर्सन है, उसके वाइफ है, आफ्टर मैरिज शी बिकम्स वाइफ, उसके बाद उसके रिलेशंस बनते हैं वाइफ की मदर के साथ, वाइफ की ग्रैंड मदर के साथ। तो इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं उनको रिलेशन ऑफ एफिनिटी कहते हैं। और इन रिलेशन में जो है मैरिज ऑफ अ मुस्लिम मैन इज़ प्रोहिबिटेड। तो इस तरीके की मैरिज अगर हो भी जाए दैट इज़ कंसिडर्ड एज वॉइड मैरिज। तो इसका ऑप्शन बी जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर। Now comes question number 32. Valentine non-fit injuria is a Latin maxim. Meaning, देखो हमें फिर से मैक्सिम्स आ गई। मैक्सिम हमें जनरली 1 भी आ जाती है, कई बार 3 भी आ जाती है, 5 भी आ जाती है। तो मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है जो कि हमें पढ़नी ही होती है, वो रिपीटेटिवली आती है। उनमें से एक ये भी है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया।
ये बेसिकली है क्या, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जो है ये एक तरीका डिफेंस है जो कि हम अंडर टॉर्ट लॉ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी के साथ मैं कोई ऐसा एक्ट करती हूँ जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को हार्म होता है, तो मैं ये डिफेंस ले सकती हूँ कि आपने तो मुझे खुद कंसेंट दिया था कि मैं ये एक्ट परफॉर्म करूँ। अब अगर इस एक्ट की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ है तो आई एम नॉट लायबल टू पे फॉर दैट, ठीक है, आप मुझसे क्लेम नहीं कर सकते। तो हम इसमें ढूंढते हैं कौन सा बेस्ट सूटेबल आंसर है। ऑप्शन ए, वन कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर एन एक्ट फॉर विच कंसेंट वॉज गिवन। तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इफ अ डॉक्टर लेफ्ट अ कॉटन बड इनसाइड अ पेशेंट आफ्टर ऑपरेटिंग एंड लेटर ऑन द सेम वॉज डिस्कवर्ड द डॉक्टर। तो ये भी एक इलस्ट्रेशन है जो कि बहुत बारी अलग अलग वेज में हमें आती है। इसमें क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे यहाँ पर डॉक्टर है, उसकी बात करिए, उसकी एक ड्यूटी ऑफ केयर बनती है टुवर्ड्स हिज पेशेंट। उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है कि उसे ऑपरेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, पर उसने जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कैसे किया, उसने जो है प्रॉपर केयर ना करते हुए ऑपरेट तो कर दिया बट एक कॉटन बड जो है वो रख दिया इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी। जब ये डिस्कवर हो जाता है तो इसके बाद क्या डॉक्टर किसी ऑफेंस के लिए लायबल होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के एक्ट जहाँ पर कोई भी एक ड्यूटी बनती है, ड्यूटी ऑफ केयर, और पर्सन जो उसका ब्रीच करता है जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को जो है उसके कारण कोई ना कोई लॉस, हार्म, इंजरी होती है, तो उस तरीके के ऑफेंसेस को हम कहते हैं नेग्लिजेंस। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि क्या मोस्ट सुटेबल आंसर है। ऑप्शन ए इज कैन नॉट बी हेल्ड liable as the operation was conducted under the doctrine of Valentine non-fit injuria? No. Option B can be held liable for the offense of negligence. Yes. Option B जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि offense of negligence के सारे components हमें इस illustration में मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में फिर से हमारे पास लीगल मैक्सिम का मीनिंग पूछा गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम? डैमनम साइन इंजूरिया। तो डैमनम मीन्स डैमेज, इंजूरिया मीन्स लीगल इंजरी। इसकी जगह कई बार इंजूरिया साइन डैमनम भी आ जाता है, ठीक है। साइन का मतलब होता है विदाउट, तो यहाँ पे डैमेज विदाउट इंजरी की बात कर रहे हैं, लीगल इंजरी की। तो इसका ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। इंजरी तो हुई है लेकिन लीगल राइट्स को कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं तो वो बात करता है न्यूसेंस इज डिफाइंड एज। तो हमें डेफिनेशन ऑफ न्यूसेंस पता होगी तो हम पता कर सकते हैं क्या इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे, वो कहता है अनलॉफुल एंड इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। न्यूसेंस के केस में क्या होता है, हाँ आप अनलॉफुली किसी के राइट से जो है इंटरफेरेंस करते हो, बट दैट इंटरफेरेंस जो है दैट इज नेवर अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रात के 12 बजे अपने घर में बहुत लाउड म्यूजिक चला दूँ तो मैं डायरेक्टली तो किसी के घर में जाकर उसको इंटरफेरेंस नहीं करे किसी तरीके से, लेकिन जो म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है, उसकी साउंड से जो है उनका राइट टू स्लीप जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसके साथ में इंटरफेरेंस कर रही हूँ इनडायरेक्ट वे में। तो इस तरीके के ऑफेंसेस को हम न्यूसेंस बोलते हैं। इस केसेस में हमारे पास जो है अनलॉफुल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होती है और वो इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अ ल्यूनेटिक पर्सन मीन्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया क्योंकि ल्यूनेटिक पर्सन जो है हम बहुत इंटरचेंजेबली इसको यूज कर लेते हैं एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ल्यूनेटिक पर्सन का मीनिंग है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो बोलता है ब्लैंक डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज को जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसको इफेक्ट नहीं करता। अगर हमें पता हो सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कुछ चीज़ें कि अगर ये होंगे तो उस केस में जो है कंसेंट इज नेवर अ फ्री कंसेंट, तो इफेक्ट करता है एक फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज को। उनमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें एक अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आता है, कोर्शन भी आता है, फ्रॉड भी आता है और एक मिस रिप्रेजेंटेशन भी आता है, ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी आए तो वो इनकरेक्ट नहीं है, बट हमें ढूंढना है कि कौन सा इफेक्ट नहीं करता। ये तीन तो इफेक्ट करते हैं चारों। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की इनकम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये इफेक्ट करता हो। इसका ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन को बोलूँ दैट आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली इन केस
अगर आपने सी के साथ शादी कर ली तो अब मेरा पैसा देना ना देना, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट सारी डिपेंड करती है कि वो पर्सन सी से मैरी करता है या नहीं करता है। अगर वो उसके साथ मैरिज कर लेता है देन आई एम बाउंड टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी विच आई प्रॉमिस टू पे, अदरवाइज जो है कॉन्ट्रैक्ट विल बी अनइन्फोर्सेबल। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 39, अ प्रपोजल इज डिफाइंड एज। तो प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमने उसे बहुत अच्छे वे में पढ़ा हो, हमें पता हो डेफिनेशन कहती क्या है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड अंडर ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रपोजल कौन से सेक्शन में, इट इज़ अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। तो जितने भी सेक्शंस हैं जो डेफिनेशन से रिलेटेड है, एग्रीमेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, प्रपोजल हो गया, प्रॉमिसी प्रॉमिसर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स हो गए, ये सब हमें पता होने चाहिए कि कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की डेफिनेशन पे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रपोजल होता क्या है, जब एक पर्सन अपना सिग्निफाई करता है किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस दैट आई वांट टू डू दिस एक्ट और आई वांट टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट, और उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है ये चीज़ बताने का कि आप अपना जो है इस एक्ट के डूइंग या फिर एब्सटिनेंस पे जो है अपना सेंट दो, क्या करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें वही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स मेंशन्ड है। एक पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, किस चीज़ की विलिंगनेस है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, कंसेंट इज डिफाइंड एज। ये भी फिर से डेफिनेशन क्या है, तो आपने ध्यान दिया, अगर आप ध्यान दोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो है डेफिनेशंस बहुत आती हैं। ठीक है, ऊपर भी हमें प्रपोजल की आई, अब हम कंसेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि कंसेंट होता क्या है। कंसेंट होता है जब दो या उससे ज़्यादा पर्सन जो हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर सेम सेंस में अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, एग्री करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन ए पढ़ा जाए, टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री, तो इसमें जो है सेम सेंस और सेम थिंग की बात नहीं करी गई है। ऑप्शन बी जो है दैट इज टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, मतलब दो या उससे ज़्यादा लोग होने ही चाहिए और वो अपना कंसेंट दे रहे हैं, मतलब वो एग्री कर रहे हैं, किस चीज़ पर एग्री कर रहे हैं, ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, which from the following is correct statement about the preamble of Indian Constitution that provides। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमें इसका सीक्वेंस याद रखना है कि पहले adoption की बात करिए, then enactment and then to give ourselves। ये तो है कि एंडिंग लाइंस कौन सी है, कई बार preamble की स्टार्टिंग लाइन पे आ जाती है, तो स्टार्टिंग जो है preamble की वो होती है we the people of India। ठीक है, तो कभी भी प्रेम्बल पर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्टिंग लाइंस की है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद होना चाहिए। हो सकता है आपको ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजिंग आ जाए, आई द सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरीके का कुछ, तो आपको हमेशा याद रखना है कि लास्ट लाइंस कौन सी है और स्टार्टिंग लाइंस कौन सी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, हु डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने कॉन्स्टिट्यूशन को आई कार्ड बोला, किसने बोला था कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज सेड बाय नानी पालकीवाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ही वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे केस लैंडमार्क जजमेंट्स में भी हिस्सा लिया है, जैसे कि केशवानंद भारती केस में भी ही वाज अ पार्ट। एंड अगर हम बात करें मिनेरवा मिल्स केस की या गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, तो उन केसेस में जो है ये पार्ट रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इतना तो हम सभी को पता है कि लॉज आर मेड बाय द यूनियन और द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो इन्होंने बोला है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीमेसी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर दोज लॉज जो कि स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट बनाती है।
ठीक है, तो हम अगर देखेंगे इट इज़ आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली कहता है कि कोई भी लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कोई भी ऐसा लॉ हो जो इनके इनकंसिस्टेंट हो, तो उस लॉ को जो जुडिशरी है वो डिक्लेयर कर सकती है इनवैलिड और वॉइड, ठीक है, तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने कहीं ना कहीं उन लॉज से ऊपर रखा है जो कि पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। तो आर्टिकल 13 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके प्रोविजंस को बहुत अच्छे से समझना, जुडिशियल रिव्यू से और भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें इस कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आर्टिकल 13 क्या बोलता है वो पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये कहता है व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स जो कि मेंशन किए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनमें से एक वर्ड है आर्म्ड रिबेलियन। इस ग्राउंड पर भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये टर्म पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड नहीं थी, पहले इसकी जगह दूसरी टर्म थी, दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले ये वाली टर्म थी, बट 44th अमेंडमेंट के बाद जो है इसे डिलीट करके इसे ऐड ऑन किया गया, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था। इसके अलावा ये अमेंडमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था बिफोर दिस अमेंडमेंट, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन जैसे ये अमेंडमेंट हुई उसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करके एक लीगल राइट फॉर्म कर दिया। अब वो एज अ लीगल राइट है हमारे पास अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी अमेंडमेंट से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, बहुत सिंपल है, इट इज बोरोड फ्रॉम जर्मनी, हमें पता होना चाहिए। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है अबाउट अमेंडमेंट प्रोविजंस, वो कहाँ से लिए हमने, अमेंडमेंट लिए हमने साउथ अफ्रीका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। ऑफ कोर्स जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हमने इलेक्ट करी है एक लेजिस्लेचर, उसमें से ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज किए जाते हैं। तो वो हम इलेक्शन कैसे करते हैं, लोकसभा में करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो उन्हीं के लिए अकाउंटेबल होंगे, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, केशवानंद भारती केस वाज डिसाइडेड बाय इट। तो कितने जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे जिन्होंने डिसाइड किया था, हमें पता है लार्जेस्ट बेंच थी आज तक के, दैट इज ऑफ 13 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और जो जजमेंट आई थी इसकी वो आई थी 7:6 के रेशो में, ठीक है। और इसमें जो प्रिसाइडिंग जज थे हु वाज ही वाज SM सिकरी, जस्टिस SM सिकरी, ये रिमेंबर करना। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी जो बहुत बारी क्वेश्चंस में आ जाती है कि केशवानंद भारती में कौन सी डॉक्ट्राइन जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। हमें हमेशा याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज इमर्ज्ड फ्रॉम द केशवानंद भारती केस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस केस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 76, The aim of law should be the greatest good of the greatest number of people who said this। तो किसने बात करी थी greatest good of greatest number of people की, ये करी थी बेंथम ने, जेरेमी बेंथम ने। ये एक प्रिंसिपल उन्होंने ड्रॉ किया था, इस प्रिंसिपल को हम यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय बेंथम, या उसका मीनिंग क्या था, कुछ इस तरीके से था, उसका आइडिया क्या था, दैट वाज the greatest good of greatest number of people। Question number 77, law was defined in the terms of balancing various interests in the society and such law was described as social engineering। social engineering जो था this was given by idea of Roscoe Pond था ये, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये टर्म दिख जाए सोशल इंजीनियरिंग एंड यू डोंट नो द आंसर, तो आपने बस ये देखना है कि कहाँ पर रॉस्को पॉन्ड लिखा है एंड यू हैव टू टिक दैट, क्योंकि 99 ऑफ द केसेस में आंसर वही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आंसर है दैट इज रॉस्को पॉन्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्वेश्चन बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड बाय हुम। तो किसने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन दी थी, इट वाज गिवन बाय द मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बारी आता है,
दैट एक इन्होंने किताब लिखी थी, ही वॉज ऑथर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो आपको पता होना चाहिए हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, दैट इज मॉन्टेस्क्यू। इनसे रिलेटेड ये चीज भी आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव डिवाइडेड jurisprudence into particular jurisprudence and general jurisprudence। तो डिवाइड किया था ऑस्टिन ने, ठीक है, और इन्होंने डिस्टिंक्शन करी थी लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में भी। और इनकी एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमेशा ध्यान में रखना कि लॉ इज कमांड। किसकी कमांड है? लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन एंड इट इज बैक्ड बाय व्हाट? इट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। ये डेफिनेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इससे पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि हु सेड दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन, ठीक है, या फिर पूरा ही लाइन पूछ ली जाती है ये डेफिनेशन किसने दी थी लॉ की, इट इज़ गिवन बाय ऑस्टिन। तो ऑस्टिन के बारे में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा ध्यान में रखनी है। पाते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80, अ जजमेंट में कंटेन ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट टू द इशू बिफोर द कोर्ट इज नोन एज। तो अगर कोई भी एक जजमेंट है उसमें कुछ इश्यूज, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी होंगी विच आर रेलेवेंट टू द इश्यूज, कुछ इररेलेवेंट भी होगी। तो जो रेलेवेंट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। इसका ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ये वो ऑब्जर्वेशंस है जो कि रेलेवेंट होती है टू द इशू बिफोर द कोर्ट, इसको हम बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। Question number 81, who among the following called international law as a vanishing point of jurisprudence? It was said by Holland। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। Question number 82, the main difference between the de jure and de facto recognition is। तो de jure और de facto क्या होता है? de jure जो है, jure stands for law, facto हम समझ सकते हैं, facto जो है वो fact से related लग रहा है कुछ, तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट कि फॉर्मर इज रिलेटेड टू लीगल वाइल द लैटर इज फैक्चुअल, ठीक है। डी जो है वो लीगल से रिलेटेड होता है एंड डी फैक्टो इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 83, विच आर द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर हम आईसीजे के स्टैट्यूट की बात करें तो उसके आर्टिकल 38 क्लोज 1 में हमारे सारे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ बताए गए हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें हमें पूछते हैं फॉर्मल सोर्सेज के बारे में। कई बार क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज की बात करता है कि कोई भी, ठीक है, और कुछ होता है वो सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में या इनफॉर्मल सोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको सारे सोर्सेज का पता होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें फॉर्मल सोर्सेज की तो जुडिशियल डिसीजन इज नॉट अ फॉर्मल सोर्स, इसको हम एज ए इनफॉर्मल सोर्स मानते हैं। ऑप्शन बी में अगर बात करते हैं तो थ्योरी उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो हाँ, ट्रीटिस, कस्टम और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है दीज आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 क्लोज 1 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। क्वेश्चन नंबर 84, जस्ट कॉजिन डिनोट्स। तो जस्ट कॉजिन्स का मतलब क्या होता है? दीज आर द प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इसके ऑप्शन सी में इसका ही बताया गया है, प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी ऐसी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं यूनाइटेड नेशन की बॉडी से रिलेटेड। यूनेस्को की होगी, यूनिसेफ की होगी, और भी कई हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को जो है उसमें जो ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल, एस स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक एंड सी स्टैंड्स फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है? इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फॉल्स ऑन विच डे? तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑन 14 अप्रैल। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। इस दिन हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज इक्वालिटी डे। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और 14 से आप ये भी याद रख सकते हो कि आर्टिकल 14 जो है दैट रिलेट्स टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 98, which amendment has revived the power of state governments to identify socially and educationally backward classes? तो यहाँ पे रिवाइव की बात हो रही है कि एक पावर दी गई है, रिवाइव कर दी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो एनलिस्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये पावर रिवाइव हुई थी अंडर
105th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर रिवाइव की जगह जो है वो पूछ ले कि कब उनसे छीन ली गई थी, व्हेन व्हिच अमेंडमेंट हैज टेकन द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम टेकन की बात करें तो ये है 102nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनसे ये पार्ट्स छीन के कि वो आइडेंटिफाई कर सके सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को या उनको एनलिस्ट कर सके, ये पार्ट स्टेट गवर्नमेंट से छीन कर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली थी। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 105th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई, फिर से इनकी इस पावर को जो है रिवाइव कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले ईयर 2024 वाला पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो उस वीडियो में मैं उसके एमसीक्यू लीगल एप्टीट्यूड के सॉल्व करूंगी। उसी के साथ मैंने जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, आप लिंक पे जाके उसे ओपन कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।